हेलो बच्चों, आवाज़ जा रही है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम है पवन सर और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं हिंदी माध्यम में। और सॉलिड स्टेट का लेक्चर चल रहा है, ये मेरा 4th लेक्चर होने वाला है। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं पिनाकल ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर। और चलिए सिलेबस को ख़त्म करते हैं फटाफट। जो पिछला क्लास जो हुआ था एक बार उसको देख लें कि लास्ट में क्या पढ़ रहे थे। लास्ट में हम लोग जो पढ़ रहे थे संकुलन क्षमता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि कितने स्पेस में जो कण हैं अपना जगह बनाए रखे हैं, कितने स्पेस को वो कवर किए हुए हैं और कितना स्पेस उसका खाली है। खाली स्थान को क्या बोलते हैं? रिक्तियां। 4 प्रकार के रिक्तियां बताए थे, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, षटकोणीय और घनाकार। ठीक है, 4 प्रकार के बताए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम बात क्या कर लिए थे कि सामान्य इकाई सेल के लिए, है ना, सामान्य इकाई सेल पर कितना मतलब कि उसका संकुलन क्षमता होता है, पैकिंग इफिशियंसी उसको हम लोग कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फलक केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता के बारे में। जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है ना, और कहां कहां पर परमाणु होंगे उसको भी देख लेते हैं। यहां के जो ये, इसको थोड़ा मोटा हम कर दे रहे हैं, इस कोने का कण और एक जो सरफेस के सतह के बीचों बीच होगा और एक जो इस कोने पर होगा, ये देखिए ये थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि फलक केंद्रित में सभी कोनों पर कण होते हैं। सभी कोनों पर क्या होते हैं? कण होते हैं। और दूसरी बात कि दो कण जो हैं, दोनों कण, कोना वाले कण एक दूसरे को छू नहीं रहे होते हैं। ऐसा उसमें क्रम है कि दोनों कोना के कण जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, दोनों एक दूसरे को छूते नहीं है, थोड़ा अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में एक परमाणु होता है। ये जो देख रहे हैं बीच में, इस सतह के बीच में क्या होता है? एक परमाणु होता है। ये सामने वाली सतह की बात कर रहे हैं, है ना। अब तीनों का डायगोनल एक होगा, इस तरह से ऐसे मिला दीजिए, या दूसरा कलर यूज कर ले, ये तो दिख नहीं रहा है, ये ऐसे। ठीक है, अब अगर हम इसमें त्रिज्या की बात करें, इसकी एक त्रिज्या, इसकी दूसरी, इसकी फिर ये और ये, इसको हम मान लेते हैं ए, है ना। इसको मान लेते हैं ए, दिख रहा होगा। यहां मान लेते हैं इसको बी और यहां मान लेते हैं इसको सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल क्या एबीसी क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर या AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर BC स्क्वायर। ये राइट एंगल है, मतलब कि समकोण त्रिभुज AB और C में। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया था। या हम इसको निकाले क्यों? ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना। इसमें AC का जो लंबाई होगा, AC का जो लंबाई होगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए, क्योंकि हम डायरेक्ट निकालते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि AC का लंबाई कितना होगा, है ना। ईटा बराबर ऊपर क्या लिखते हैं? NZ लिखते हैं ना, Z परमाणु की संख्या गुणे आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। और नीचे क्या लिखते हैं? घन का आयतन, घन का आयतन। अब चलिए, क्योंकि यह FCC है, फलक केंद्रित में 4 परमाणु होते हैं और 4/3 पाई R स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? AQ। चूंकि R बराबर होता है A/,
2√2। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं त्रिज्या और इसके किनारे के बीच में जो संबंध है, यहां से a बराबर क्या हो जाएगा 2√2r। अब चलिए 16/3 पाई r क्यूब, a के बराबर क्या 2√2r, इसका पावर क्यूब। इसको हल कर दीजिए 16/3 पाई r क्यूब, और क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8, 16√2 है ना r क्यूब। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन, और ये 3 नीचे आ जाएगा 3√2। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 74 0.74 आता है, यानी कि 74% में, है ना। 74% जगह में जो कण होंगे अपना जगह बना रखे होंगे, और जो परसेंटेज वॉइड होगा, वॉइड मतलब कि रिक्तियां, इसमें रिक्तियां कितनी होंगी तो 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 74 यानी कि कितना 26। मतलब कि अगर इकाई सेल जो है, इकाई सेल जो है अगर फलक केंद्रित वाले प्रकार के इकाई सेल से अगर क्रिस्टल बनाया जा रहा है तो उसमें 74%, याद रखिएगा 74% जो है जगह में परमाणु जो है अपना जगह पकड़े हुए होगा, लेकिन 26% जगह जो होगा अभी भी उसमें खाली होगा, है ना। तो ये हो गया फलक केंद्रित इकाई सेल का संकुलन क्षमता। अब आते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल में। अंतः केंद्रित में आइए, अंतः केंद्रित मतलब क्रिस्टल के बीचों बीच, है ना, इकाई सेल के बीचों बीच क्या होगा, एक परमाणु होगा, बीचों बीच होगा, मतलब इसके बिल्कुल अंदर केंद्र में। इसको हम इस तरह से बनाने का कोशिश करते हैं, वो परमाणु यहां, फिर यहां होगा और फिर यहां होगा। इसका केंद्र बनाते हैं, इसका केंद्र है और इसका केंद्र थोड़ा सा इधर, ये और उधर होगा, तो बनाने में इधर उधर हो जा रहा है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे, देखिए समझिएगा, जो घन होगा, जो घन होगा उसके जो कोना है और बीच में जो परमाणु है वो, और डायगोनल विकर्ण के दिशा में जो नीचे एक कण होगा वो क्या होगा, सभी एक लाइन से एक दूसरे को छू रहे होंगे, है ना, सभी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, छू रहे होंगे। तो कितना रेडियस दिखाई देगा बताएं, चलिए कितना रेडियस दिखाई देगा, ये एक आर, ये एक आर, ये दूसरा आर, ये तीसरा और ये चौथा, 4 रेडियस। अगर मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं क्योंकि डायगोनल है, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, है ना। तो आप खुद सोचिए, ए बराबर 4r, 4r बराबर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई √3a होता है। तो r बराबर, यहाँ हमको तो a चाहिए ना, a बराबर क्या हो जाएगा 4/√3, 4/√3r। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, पैकिंग निकालना है, संकुलन क्षमता, तो z इंटू गोले का आयतन, गोले का आयतन, और इसको भाग दे देना है घन के आयतन से, है ना। तो क्या होता है, अंतः केंद्रित में 2 परमाणु होते हैं और गैस का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और ये a के जगह लिखेंगे, a क्यूब की जगह 4/√3 r के पावर क्यूब। इसको हम हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 8/3 पाई r क्यूब, और ये हो जाएगा 64/3√3 r क्यूब, ये कटेगा 8 दूना 16, √3 से नहीं 3 से 3 कट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू पाई √3 चला जाएगा ऊपर, और पाई/2 हो जाएगा ये,
यानी 0.68, 68%। कितना? 68%। यानी कि इसका जो रिक्तियां होंगी, रिक्तियां कितनी होंगी? 100 माइनस 68, यानी कि 32%। मतलब कि अगर आप अंतः केंद्रित इकाई सेल का संकुलन क्षमता की अगर बात करेंगे, अंतः केंद्रित संकुलन क्षमता की बात करेंगे, तो ये 68% जगह को पकड़ के रखता है, फिर भी 32% जगह जो है इसका छूट जाता है, खाली हो जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से ये हो गया संकुलन क्षमता, याद भी रखिएगा। सिंपल में क्या कितना आया था? 52.4, है ना, समान इकाई सेल में। और फलक केंद्रित में 74%, और अंतः केंद्रित में कितना भी आया? 68%। डायरेक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। अब आइए रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है? जैसे हम कहें R प्लस बटा R माइनस, है ना, मतलब धनात्मक परमाणु की त्रिज्या बटा ऋणात्मक परमाणु की त्रिज्या हमेशा R प्लस जो होता है छोटा होता है R माइनस से, है ना। अगर आवर्त सारणी पढ़े होंगे, देखे होंगे, जो धनायन होते हैं उनका साइज छोटा होता है और जो ऋणायन होते हैं उसका साइज बड़ा होता है। तो धनायन के त्रिज्या से ऋणायन के त्रिज्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 से, मतलब 1 से कम होगा। ठीक है। अब जैसे अगर उसका उस त्रिज्या का मान इतना आता है, 0.151 से कम अगर आ रहा है, तो उसका समन्वय संख्या 2 हो जाएगा और ये एक रेखीय होगा। क्या होगा? एक रेखीय। अगर इसके बीच में आ रहा है त्रिकोणीय, इसका समन्वय 3 होगा और ये क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय। किसके किसके बीच में? 0.151 से 0.225। अगर 0.225 से 0.414 के बीच में आ रहा है तो इसका समन्वय संख्या 4 हो जाएगा, चतुष्कोणीय हो जाएगा, चतुष्कोणीय हो जाएगा ये। अच्छा, अगर मान लीजिए 0.414 से 0.732 है तो ये हो जाएगा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय हो जाएगा ये। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? अगर 0.732 से 1 के बीच में अगर आता है तो घन हो जाएगा, घनाकार, क्यूबिक। तो त्रिज्या का अनुपात, समन्वय संख्या और ज्यामिति याद रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज है, सब लोग याद रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकक कोष्ठिका का घनत्व, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसको समझना ही होगा। आप घनत्व क्या जानते हैं? घनत्व का परिभाषा जानते हैं? क्या है फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, ये चीज होता है। अब एकक कोष्ठिका यानी कि इकाई सेल, एकक कोष्ठिका को आप इकाई सेल भी बोल सकते हैं। तो इकाई सेल तो अलग अलग तरीके का होता है, सिंपल होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, लेकिन सबका जो घनत्व होगा क्या एक ही होगा? नहीं, सब में जब उसके अंदर जो परमाणु है उसकी व्यवस्था जब अलग अलग है तो उसके घनत्व भी क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं। माना कि परमाणु की संख्या, माना कि परमाणु की संख्या Z है ना। परमाणु की संख्या कितनी है? Z। Z क्या होता है? कितना परमाणु उसके अंदर है, किसमें? इकाई सेल में। एक परमाणु की संख्या, अगर हम एक परमाणु की या एक परमाणु का भार ले लेते हैं, एक परमाणु का भार मान लीजिए m होता होगा, एक परमाणु का भार क्या होता होगा? n होता होगा। और आयतन, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। ऐसे तो इसका काम नहीं है हम जो कर रहे हैं AQ, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। जो घनत्व होता है, घनत्व पहले थोड़ा सा जब लिख ही दिए हैं तो पूरा लिख देते हैं। तो
पूरा मास क्या होगा, कुल मास क्या हो जाएगा, कुल मास क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा Z इंटू एम। अब m क्यों, क्योंकि ये जो m है एक का मास है, एक परमाणु का मास है, एक परमाणु का द्रव्यमान है, ठीक है। और कैपिटल M जो है यह एक मोल परमाणु का मास, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान है। तो हमको एक मोल को लेकर के चलते हैं ना, एक परमाणु का तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो Zm बाई AQ। और अब जरा सोचिए, कार्बन का एक परमाणु का मास तो 12 ग्राम नहीं होगा ना, कितने परमाणु का मास है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। कैसे क्यों किए हैं भाग, आपको बता रहे हैं। जैसे एक कार्बन का भार तो होता है 12 AMU, अगर ग्राम में लिखेंगे तो 12 ग्राम, तो एक कार्बन का नहीं हुआ, ये हो गया एक मोल कार्बन का। ये किसका हो गया, एक मोल कार्बन का भार हो गया 12 ग्राम, ठीक है। यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 का भार है 12 ग्राम। तो एक का भार क्या हो जाएगा, 12/6.02 10⁻23। इसी को हम कैपिटल N से लिखते हैं। तो 12 क्या है, फार्मूला वेट। तो मान लीजिए परमाणु भार को हम, इसको कैपिटल M कर दीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन फिर ना होगा। कितना कर देंगे, कैपिटल M। तो ये तो हो गया एक मोल का भार। तो एक का भार कितना होगा, M/N। एक परमाणु का भार नहीं है, एक मोल, थोड़ा सा हम भी गड़बड़ लिख रहे हैं, एक मोल परमाणु का भार M है, ठीक है। तो एक परमाणु का भार क्या हो जाएगा, एक परमाणु का भार क्या हो जाएगा, M/N। इसलिए Z परमाणु का भार, Z परमाणु का भार क्या हो जाएगा, Z से गुना कर देंगे, Z इंटू M/N। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया। आयतन कितना है AQ और द्रव्यमान कितना है, इतना। तो अब जब इसका हम घनत्व निकालेंगे, घनत्व D से इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, भार बटा आयतन, Zm बटा AQN। तो फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। परीक्षा में क्या पूछेगा उस पर, चूंकि ये क्रैश कोर्स में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, रेगुलर कोर्स में आएंगे तो बहुत जल्द हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा चीज़ करने वाले, कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी आपको बस ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायरेक्ट, फार्मूला ये गलत गलत लिख करके आपको दे देगा। तो याद रखिएगा, Zm बराबर Zm बटा AQN। Z क्या है, इकाई सेल में संख्या, Z क्या है, इकाई सेल में परमाणु की संख्या, M क्या है, उसका जो फार्मूला वेट होता है वो, A क्या है, किनारा, और N क्या है, एवोगाड्रो नंबर, है ना। ये जो है इसी को कैपिटल N कहा जाता है। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए अब आते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। सब कुछ हो गया, जो भी पार्ट था उधर का हम लोग क्लियर कर लिए हैं। दूसरा सेक्शन सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का है कि अपूर्णताएं, डिफेक्ट इन सॉलिड। देखिए ठोस कितना भी अच्छा से बने, क्रिस्टल कितना भी बढ़िया से बने, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धताएं हो ही जाती है। पढ़ेंगे लाइन, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की अवस्था में लघु तथा दीर्घ परास क्रम में होता है, फिर भी क्रिस्टल पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं। आप छोटा एरिया लीजिए चाहे बड़ा एरिया लीजिए, छोटा से छोटा एरिया भी लीजिएगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आध को कण जो है वो अपने जगह से गायब रहता है। उसी को क्या कहते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड, यानी कि उसको हम अपूर्णता बोलते हैं। सामान्यतः ठोस छोटा छोटा जो होता है ना, क्रिस्टल से मिलकर के बना होता है। बड़ा ठोस जो होता है एक छोटा छोटा क्रिस्टल से बन करके
बने हुए होते हैं, लेकिन वो जो छोटा छोटा क्रिस्टल होता है ना, उस छोटे छोटे क्रिस्टल में भी ऐसा नहीं कि वो डिफेक्ट नहीं है, उसमें भी डिफेक्ट होता है, उसमें भी दोष होता है। तो पहली बात, दूसरी बात समझ गया। तीसरी बात आइए, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने पर ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्रिस्टलीकरण अगर तीव्र गति से हो रहा है तब ज्यादा होता है, लेकिन अगर धीरे धीरे भी होगा तब भी उसमें ज्यादा डिफेक्ट नहीं होगा, कम डिफेक्ट होगा। अगर तेजी से क्रिस्टलीकरण हो रहा है तो उसमें दोष जो आएंगे ज्यादा आएंगे, समझ गए? अगर क्रिस्टलीकरण तेजी से हो रहा है तो दोष ज्यादा होगा, अगर क्रिस्टलीकरण धीरे धीरे हो रहा है मतलब उसमें दोष अब भी होगा, थोड़ा सा कम होगा, याद रखना है। तो ये दोष कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं हैं। ये दोष क्या है? कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं हैं। चलिए, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये दोष क्या होते हैं? कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं होती है। कणों की व्यवस्था में क्या होती है? अनियमितता। मतलब कण जो है गायब रहता है, डॉट डॉट बीच से गायब हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर कहीं से गायब हो गया। ये कण बीच में एक बिंदु दोष के नाम से, अगर कोई, देखिए दो तरह का दोष होता है इसमें, आपको बताते हैं। एक बिंदु दोष होता है, एक होता है रेखीय दोष। देखिए, व्यापक रूप से क्रिस्टल के दोष जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल के दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु दोष, एक क्या होता है? बिंदु दोष, और एक क्या होता है? रेखीय दोष। सीधा सा मतलब है कि अगर सजावट में कहीं से कोई पॉइंट मिसिंग हो गया है, कोई बिंदु मिसिंग हो गया है, तो वो बिंदु डिफेक्ट कहलाएगा, बिंदु दोष कहलाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए कोई एक लाइन गायब हो गया, क्या गायब हो गया है? एक लाइने गायब हो गया है, वहां से पूरा का पूरा एक रेखा ही गायब है, मतलब कि वो क्या हो गया? रेखीय दोष हो जाएगा। तो किसी एक बिंदु या परमाणु के आसपास की आदर्श व्यवस्था में विचलन क्या कहलाती है? बिंदु दोष कहलाती है। और रेखीय दोष, जब जालक बिंदुओं की पूरी पंक्तियां के आदर्श व्यवस्था में जो विचलन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय दोष कहते हैं। इन अनियमितताओं को ही, इसी को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल डिफेक्ट। और हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष। इसी अनियमितताओं को क्या कहेंगे? क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल डिफेक्ट। आगे का जो विवेचना है, माने हमारा जो कोर्स बना हुआ है, 12th का जो कोर्स बना हुआ है, सिलेबस जो हमारा है, वो रेखीय दोष पर नहीं है। जो भी सिलेबस बना हुआ है वो बिंदु दोष, मतलब केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे। अब बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष क्या होते हैं? तीन प्रकार के। स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, अशुद्धता दोष। याद कीजिए, मेरे साथ याद करिए। क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और अशुद्धता दोष। ये तीन प्रकार के बिंदु दोष आपको पाए जाते हैं। स्टोइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो आप इसको नोट करिए। चलिए, अब आते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है। इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि आप बना, अच्छा क्वेश्चन कौन होता है? अच्छा क्वेश्चन जो हल्का होता है, लोग बना पाते हैं क्या? तो बना पाते हैं उसी को लोग अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं। नहीं बनाते हैं, आजकल तो डिफिनीशन ही बदल गया है उस चीज का, है ना। हार्ड क्वेश्चन होगा तो नहीं, खराब हो गया। जबकि सीखते हैं हार्ड क्वेश्चन में। चलिए वो सब बात छोड़िए, बात नहीं करना है ना। बात तो बहुत सारा चैनल पर हो ही रहा है, हम यहाँ सीरियसली काम कर लेते हैं भाई। चलिए, तो स्टोइकियोमेट्री दोष में क्या है? इसमें इस तरह से डिफेक्ट होता है, इस तरह से गायब होता है पार्टिकल्स, जो कण है, कि उसके जो अनुपात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा गायब होगा कि उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेशियो लेते हैं तो रेशियो इक्वल आएगा। बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष मतलब ये बिंदु दोष है। ये स्टोइकियोमेट्री क्या है? बिंदु दोष है, जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। जो इसके स्टोइकियोमेट्री को, अब लग रहा होगा ये स्टोइकियोमेट्री वर्ड क्या है यार? मान लो A है 10 अब B भी है 10, तो दोनों का अनुपात 1:1 हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर A कण से एक A गायब हो रहा है तो B में से भी एक कण गायब होगा।
तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। इसी को स्टोइकोमेट्री कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। अगर ए में से 5 एटम गायब हो गया, बी में से भी 5 एटम गायब हो गया, तो 5:5 सरलीकरण करने पर 1:1 हो जाएगा। तो डिफेक्ट के बाद भी, अशुद्धियां के बाद भी, मतलब वो क्या हो जाता है, दोष के बाद भी उसका अनुपात बदलता नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री बोलते हैं, स्टोइकोमेट्री दोष कहते हैं। इसका एक और भी नाम है, मतलब इसको ऊष्मा जनित दोष कहते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। ऊष्मा जनित दोष क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। किसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट? स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट को। स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, ऊष्मा जनित दोष। या उसका एक और नाम है इंट्रिंसिक बोलते हैं, हिंदी में आंतर, इंट्रिंसिक डिफेक्ट इसको हम लोग कहते हैं। आधारभूत रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। जो बिंदु दोष है वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए आज का क्लास में कॉन्सेप्ट है, आज समझना बहुत है, इसलिए पहले से लिखा हुआ है ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके। कि आपको समझ में आ रहा है? समझा सके। समझिएगा क्या है बिंदु दोष। बिंदु दोष जो होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिक्तिका दोष, एक होता है अंतराकाशी दोष, मतलब वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप आयनिक ठोस में आते हैं, यही दोनों का नाम बदल जाता है ना। मतलब कि ऐसे तो टोटल 4 प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन दोनों, मतलब इधर 2 मेन तो 2 होता है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। लेकिन जब आयनिक ठोस में जाएंगे तो वहां 2 नाम और आते हैं, फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष। फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। आधारभूत रूप से जो 2 तरीके यहाँ दिखाए गए हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। आइए वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा क्या लगता है आपको वैकेंसी का क्या मतलब होता है? खाली, है ना। वैकेंसी अभी जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है रिक्तिका, रिक्तिका का क्या मतलब हो गया? रिक्त स्थान, खाली स्थान, है ना। तो फटाफट इसको हम लोग समझते हैं बिना टाइम पास किए हुए, क्योंकि समय बहुत कम होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी जगह क्या है? पार्टिकल है। इस तरह का एक व्यवस्था यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छा सजावट एक दिया हुआ है। लेकिन 2 जगह से आप देखिएगा, यहाँ पर से परमाणु गायब है और यहाँ से परमाणु क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक जगह से वो क्या हो गया है? गायब हो गया है। तो क्या हो जाएगा? रिक्तिका दोष। कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाता है, ऐसा दोष जिसमें जालक दोष रिक्त हो जाते हैं। इसको थोड़ा लिखते हैं, ऐसा बिंदु दोष, ऐसा बिंदु दोष जिसमें कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं। कुछ स्थान क्या होते हैं? रिक्त हो जाते हैं, उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर गायब है और यहाँ से गायब है, और 2 गायब है, तो इसका अनुपात जो होगा वो गड़बड़ाएगा नहीं, अनुपात बिल्कुल फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हो गया। तो ऐसा बिंदु दोष जिसमें कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। चलिए, अब सवाल ये है कि रिक्तिका दोष जो होते हैं ये उत्पन्न कैसे होते हैं, है ना। ये रिक्त कैसे होते हैं? इसका कारण क्या है? क्यों जो है ये रिक्तिका दोष आने लगता है? यदि आप किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। जब यह दोष तब उत्पन्न होता है, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब इसे गर्म किया जाता है। जब इसे
गर्म किया जाता है ना। तीसरी बात, जब गर्म करते हैं तब इस तरह का दोष किसी क्रिस्टल में बनना शुरू हो जाता है। अब देखिए तीसरा बात जो हम बताने वाले हैं, जब इसमें से कण बाहर निकल जाएंगे तो मास कम हो जाएगा। जैसे ही इसका द्रव्यमान कमेगा, भार कमेगा, तो इसका जो घनत्व है वो भी कम जाएगा। इसका मतलब इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, डिक्रीजेस देयर डेंसिटी। इस दोष से, है ना, इस दोष के कारण क्या होता है, घनत्व कम हो जाती है। घनत्व क्या हो जाती है, घनत्व कम हो जाती है। इस दोष से क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, रिक्तिका दोष। अब आते हैं अंतराकाशी दोष। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, ये सब परमाणु अपने जगह पर है, अपने जगह पर है, बहुत अच्छा से अरेंज किया हुआ है। आप दिखाई दे रहा होगा आपको, हम घेर भी दे रहे हैं, है ना, आपको दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है। लेकिन अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लेकिन हो ये गया है कि ये देखिए, ये और ये यहाँ पर, है ना, वहां पर तो कोई परमाणु के आने का संभावना नहीं था, लेकिन वहां पर आ गया है, एक्स्ट्रा चीज आ गया है। अब जरा बताइए कि इसका क्या पड़े, घन तो बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा। इस डिफेक्ट के कारण, अंतराकाशी दोष के कारण जो क्रिस्टल में घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। क्रिस्टल के घनत्व क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे ऐसा बिंदु दोष, ऐसा बिंदु दोष जिसमें, ऐसा बिंदु दोष जिसमें अंतराकाशी स्थानों पर, ये जहां पर है ना उसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त कण अपना जगह बना लेते हैं। अतिरिक्त कण क्या करते हैं, अपना जगह बना लेते हैं। क्या करते हैं, अंतराकाशी जगह पर क्या कर लेते हैं, एक अपना जगह बना लेते हैं, जिसके कारण ठीक है। दूसरा बात इसमें हम लिख देते हैं, इस दोष के कारण जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। इस दोष के कारण, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सॉरी, है ना, इसके घनत्व क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया बिंदु दोष। तो बिंदु दोष के दो प्रकार, बिंदु दोष में हम आए हैं, बिंदु दोष जो है उसमें स्टोइकोमेट्री दोष, है ना, स्टोइकोमेट्री दोष में फिर दो प्रकार हो गए, अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष। इसमें एक और भी होता है, फ्रैंकल दोष। जैसे ये चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और समझाएंगे आपको कि इसमें क्या होता है। इसमें होता ये है कि अपने जगह से हिल जाता है। जो छोटे साइज के कण हैं, छोटे साइज के कण हैं, वो अपने जगह से अलग हो जाता है। तो जहां से ये अलग होगा, आप देख सकते हैं यहां से एक प्लस चार्ज जो होना चाहिए था वो यहां से गायब हो करके आप देख लीजिए यहां आ गया है, सॉरी यहां आ गया है। ये प्लस यहां होना चाहिए था, यहां से यहां आ गया हुआ है, समझ गए। तो हुआ क्या, इससे क्या हुआ जरा आप ध्यान दीजिए। इससे हुआ यही कि यहां पर खाली जगह बनने लगा। अब जब खाली जगह बनने लगा, तो जब ये खाली जगह बनता है तो इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं।
और यहां पर देखिए अंतराकाशीय स्थान पर ये चला आया इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, तो अंतराकाशी दोष भी कहलाता है। मतलब इसमें दोनों तरह के दोष जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, समझ गए। इसका घनत्व पर क्या असर पड़ेगा, इसके घनत्व पर क्या असर पड़ेगा, इसके घनत्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी में से निकल के इसी में आ रहा है। इसके मास जो है द्रव्यमान न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। क्या समझ में आया? मतलब पहले तो हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि यह दोष फ्रैंकल दोष जो है, यह दोष आयनिक ठोस में होता है। किस में होता है? आयनिक ठोसों में होता है। यह दोष किस में होता है? आयनिक ठोसों में होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, इस दोष में निम्न आकार वाले कण अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, जिससे अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वैकेंसी डिफेक्ट आने लगता है ना। जिससे वैकेंसी मतलब रिक्तिका, जिसे रिक्तका एवं अंतराकाशी दोष उत्पन्न होते हैं, है ना। इसे हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसे डिस्प्लेस हो जाता है, अपने जगह से अलग हो जाता है, इसको हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापन दोष भी कहते हैं। सभी चीज को हमने स्पष्ट लिख दिया यहां पर। विस्थापन दोष अपने जगह से हिल गया। घनत्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। घनत्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और यह दोष जो है कब होता है? उन आयनिक पदार्थ द्वारा दिखाया जाता है जिसमें आयनों का जो आकार में है अधिक अंतर दिखाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे आयनों में अंतर बहुत अधिक तो नहीं होता है, लेकिन होता है, ठीक है। तो मतलब इसका कारण, मतलब इसका कंडीशन हो गया कि किस तरह के कंडीशन वाले इसमें दिखाएंगे। तो फ्रैंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है ना। यह तब होता है, इसको लिखते हैं, यह दोष तब होता है, यह दोष तब होता है जब आयनों के बीच अंतर अधिक होते हैं। आयनों के बीच अंतर अधिक होते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकल दोष के लिए इतना याद रखिएगा, ZnS, AgBr, AgCl, ये जो है इस तरह के फ्रैंकल दोष दिखाने में माहिर होते हैं। ये सभी अणु क्या करते हैं? फ्रैंकल दोष दिखा पाते हैं। इनके आयनों के बीच जो उसका आकार का अंतर है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। शॉर्टकी दोष क्या है, इसको याद करने का टेक्निक बता देते हैं। शॉर्टेज हो जाता है आयन का। क्या हो जाता है? शॉर्टेज माने कम हो जाता है।
अच्छा, इस तरह से गायब होते हैं इसमें से आयन जो हैं, धनायन अगर एक गायब हो गया तो ऋणायन भी एक गायब हो जाएगा, जिससे उसका अनुपात गड़बड़ाता नहीं है, जिससे उसका स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ नहीं, क्योंकि हम लोग स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में है ना। चलिए, तो यहां से आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस, यहां से एक प्लस गायब हो गया, देखिए तो यहां से एक प्लस गायब हो गया और यहां से एक माइनस गायब हो गया, तो एक प्लस गायब हो गया, एक माइनस गायब हो गया। और देखिए तो इसमें कुछ गायब हुआ है, देखिए तो यहां पर देखिए, यहां से एक माइनस गायब हो गया और यहां से क्या हो गया, एक प्लस गायब हो गया। तो जितना माइनस गायब हुआ है उतना ही प्लस गायब हुआ है। इसको हम ब्लैक कलर से लिखते हैं, है ना। ये देखिए दिख रहा है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस जूम कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, फिर यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, इस तरह से। तो गायब बराबर मात्रा में गायब होगा। अगर एक प्लस गायब हुआ एक माइनस गायब, तो उससे क्या होता है कि मतलब उसके स्टोइकियोमेट्री में कोई अंतर नहीं होता है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट की दिखे। दोस्त इसको जल्दी से लिख लेते हैं कि ऐसा बिंदु दोष, ऐसा बिंदु दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन, जिसमें धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन बराबर मात्रा में, बराबर मात्रा में विक्षुब्ध हो जाते हैं, है ना, बराबर मात्रा में विक्षुब्ध होते हैं, ताकि उदासीनता बनी रहे, ताकि उदासीनता बनी रहे, शॉर्टकी दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष, है ना, क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष। इसके कारण चूंकि इसमें से तो जो कण है बाहर निकल रहे हैं, तो कण बाहर निकल रहे हैं तो इसमें भार क्या होगा, भार कमेगा, तो भार कमेगा तो इसका घनत्व भी कमेगा। तो शॉर्टकी दोष से घनत्व पर असर पड़ता है ना। क्या लिख दें, इस दोष के कारण, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का, इस दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है वह कम होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है, कम होने लगता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम होने लगता है। फिर हम बात करेंगे ये किस तरह के आयनों के द्वारा दिखाया जाता है। चलिए, जैसे आप पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले कि जो फ्रेंगल दोष था उसमें धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अंतर था। अगर धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अंतर, लगभग अगर समान है, तभी जाकर के ये शॉर्टकी दोष आता है। यह उन आयनिक यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है, यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है, यह उन आयनिक यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें आयनों का साइज, जिसमें आयनों का आकार लगभग समान होता है। क्या होता है, लगभग समान होता है, एक जैसा होता है। लगभग क्या होता है,
समान होता है। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, CSCl, AgBr, है ना, क्या AgBr, AgBr। अब हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि AgBr दोनों दिखाता है, शॉर्ट की भी दिखाता है, शॉर्ट की भी दिखाता है और फ्रैंकल भी दिखाता है, दोनों दोष दिखाते हैं। AgBr दोनों दोषों को दर्शाते हैं। तो अगर परीक्षा में आता है आपको, ठीक है, कि कौन सा अणु दोनों फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की दोष को दर्शाता है, तो आप क्या बोलेंगे? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। हो गया? तो आपको समझ में आया। ऐसा बिंदु दोष जिसमें बराबर मात्रा में धनायन और ऋणायन गायब होते हैं, इससे क्या होता है? इसके घनत्व पर असर पड़ता है, घनत्व कम होने लगता है। ये ऐसे आयनिक यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब ये करता है, जिसमें कि आयन के जो साइज होते हैं धनायन एवं ऋणायन, उसका साइज लगभग बराबर होता है। तब फ्रैंकल दोष हो गया, जिसमें धनायन और ऋणायन का साइज क्या हो गया? आकार क्या हो गया? लगभग नहीं, उसमें बहुत अंतर होता है उसके आकार में। और शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि इसमें दोनों का आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। तो वहां था ZnS, AgCl, AgBr, Agi। यहाँ का इसका उदाहरण कौन सा होगा? यहाँ पर हो जाएगा NaCl, KCl, CSCl, AgBr। अच्छा, तो AgBr के बारे में याद रखना है, AgBr फ्रैंकल दोष भी करता है और शॉर्टकी दोष भी करता है। ठीक है, अब क्यों, इसके लिए बाद में चर्चा होगी। अब आइए, एक होता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष क्या है? अशुद्धता दोष है कि जब एक कोई, मान लीजिए कि क्रिस्टल है और उसमें आप कोई दूसरा कहीं से ला करके दूसरा टाइप के क्रिस्टल डाल देते हैं, तो उसके कण उसमें जा करके जगह पकड़ लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। जब, तो क्या हो गया कि जब NaCl क्रिस्टल में, जब NaCl क्रिस्टल में SrCl2 को डाला जाता है, तो Na+ के जगह पर Sr2+ आ जाते हैं, Sr2+ आ जाते हैं, जिसे अशुद्धता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे देखिए, अब Sr पर तो 2+ होता है ना, Sr पर स्ट्रोंशियम और सोडियम पर 1+ होता है। तो ध्यान देने वाला बात यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये देखिए, यहाँ पर क्या होता है? Na+, है ना, यहाँ पर क्या होता है? Na+। यहाँ पर क्या आ गया? ये देखिए Sr2+ आ गया। अब Sr2+ यहाँ पर आ गया, जिसके कारण यहाँ से एक और, क्योंकि एक Sr2+, चूंकि इसको तो उदासीनता बनाए रखना है ना, जितना प्लस उतना माइनस। तो अगर एक Sr2+ आएगा तो 2 सोडियम को हटना पड़ेगा, क्योंकि 2 सोडियम मिला के 2+ होगा। यहाँ एक ही स्ट्रोंशियम 2+ आपको दे रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। बस, और कोई बात नहीं है, ये अशुद्धता दोष हो गया, बस इसको ऐसे ही याद रखना है। अब आते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्री दोष। बस हमको बोल के समझाना है, इसको बात को भाषा में याद रखना है। नॉन स्टोइक्योमेट्री दोष मतलब इसमें क्या होता है कि कण इस तरह से गायब हो जाते हैं कि उसका स्टोइक्योमेट्री विक्षुब्ध हो जाता है। स्टोइक्योमेट्री क्या हो जाता है? विक्षुब्ध हो जाता है, मतलब गड़बड़ा जाता है। बराबर मात्रा में उसका अनुपात नहीं रहता है। पहले अनुपात सही था, बाद में अनुपात गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसको नॉन स्टोइक्योमेट्री दोष कहा गया है। तो जरा सोचिए और यहाँ पर सुनिए कि अब तक वर्णित दोष क्रिस्टलीय पदार्थ की स्टोइक्योमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते, फिर भी अधिकांश संख्या में नॉन स्टोइक्योमेट्री अकार्बनिक ठोस ज्ञात हैं। माने कि ज्यादातर तो मतलब उधर जो आप पढ़े हैं फ्रैंकल शॉर्ट की वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, ये सब था, हुआ करता था। अंतराकाशी दोष, रिक्तिका दोष, वो सब होता था, वो अधिक मात्रा में है। लेकिन कुछ मात्रा में अकार्बनिक
ठोस ऐसे ऐसे ज्ञात हैं जिसमें कि नॉन स्टोइकोमेट्री आने लगता है। इन दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टोइकोमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं, यानी कि इसका अनुपात सही तरह से नहीं होता है। अब ये दो तरह से होता है, एक होता है धातु के अधिक होने के कारण और धातु के कम होने के कारण, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब हम आते हैं धातु के अधिकता के कारण कौन सा दोष होता है। जो धातु अधिक दोष है, धातु अधिक हो गया, अधातु कम हो गया। अब इसको फिर दो तरीका से पढ़ेंगे कि ऋणायनिक रिक्तिका के कारण और एक अतिरिक्त धनायन के कारण। मतलब कभी है कि माइनस पार्ट गायब हो गया, कभी है कि प्लस वाला पार्ट ज्यादा आ गया। ठीक है, दोनों स्थिति में जो धातु है उसका संख्या बढ़ रहा है। अगर माइनस गायब हो गया तो प्लस अपने आप बढ़ गया, और नहीं अगर बराबर है तो अलग से कहीं से अगर प्लस ला के डाल दिए तो धातु फिर उससे भी बढ़ जाता है। तो दो तरीका है इसको होने का। तो जैसे एक बात हम बताएंगे आपको कि क्षारीय हैलाइड जैसे NaCl और KCl में इस तरह का दोष पाया जाता है, याद रखिएगा। किसमें? NaCl और KCl में धातु अधिक दोष होता है। NaCl इसमें करते क्या है, सोडियम क्लोराइड के सतह पर जब हम सोडियम वेपर उसके परत से पास कराते हैं तो वेपर से माने उसके भाप से कुछ सोडियम जो है उसके सतह पर आकर के बैठ जाता है। उसमें जो क्लोरीन है, किसमें? उस सतह के अंदर जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब Cl अपना बाहर निकलता है, Cl माइनस जो है वो क्या होता है वहां से बाहर निकला तो जगह खाली हुआ। अब यहाँ बैठा हुआ है सोडियम जो कि कहाँ से आया है, भाप से आया है। ये सोडियम क्या करता है कि क्लोरीन माइनस को देख करके आकर्षण होता है। अब आकर्षण कैसे करेगा, इसके पास तो प्लस होता, ये क्या करता है अपना प्लस जो क्लोरीन निकला है उसमें डाल देता है, बन गया Na प्लस Cl माइनस NaCl बना लिया, सरफेस पर आ गया। और वो जो गड्ढा बना, वो जो जगह बना, जगह में इलेक्ट्रॉन चला गया। कौन, किसका इलेक्ट्रॉन गया? जो सोडियम वेपर में से आया था ना, सोडियम का जो भाप उसमें जा रहा था उसका इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गया। क्या लिखता है, NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प में गर्म करने पर सोडियम परमाणु सतह पर जम जाते हैं, यही ना अभी कह रहे थे। और Cl माइनस आयन सतह से निकल जाते हैं और Na परमाणु से मिलकर NaCl बना देते हैं, याद रहेगा। अब सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर सोडियम आयन बनता है जिसका चर्चा कर रहे थे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऋणायनिक रिक्तिकाओं में फंस जाती है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन से भरी रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं, F सेंटर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, फंस गया बेचारा। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फंस गया। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? इसके ऊपर जो सोडियम था उसका इलेक्ट्रॉन। इसमें पहले यहाँ क्लोरीन होता था, क्लोरीन इसमें से निकला और सोडियम इलेक्ट्रॉन इसके जगह पर डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घिर गया। इसका काम है कि ये इन उदासीनता बनाए रखा है, इसको कोई यहाँ से जाने नहीं देगा, नहीं तो इसका उदासीनता खराब हो जाएगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, F केंद्र के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? F केंद्र कहते हैं। F केंद्र के कारण, याद रखिएगा, F केंद्र के कारण NaCl जो क्रिस्टल होता है ना उसका कुछ कलर होता है ना। क्या होता है? कलर होता है। सोडियम क्लोराइड का पीला होता है, याद रखिएगा, येलो होता है। सोडियम क्रिस्टल क्या होता है? पीले रंग का होता है। और लिथियम क्लोराइड जो है गुलाबी रंग का, पोटेशियम क्लोराइड बैगनी रंग का होता है। तो मतलब कलर आपसे पूछेगा तो कहेगा कि कलर शो क्यों होता है, तो कहेंगे F सेंटर के वजह से। F केंद्र में, फार्बाजेंटर एक ग्रीक शब्द है उससे ये आया है, शॉर्ट में F बोला जा रहा है। तो F सेंटर के कारण इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन जब होने लगता है ना तो इसी के कारण उसमें कलर शो होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होगा, जैसे कि धातु अधिक कैसे आया, धातु अधिक कैसे आए। तो एक तो हो गया कि सोडियम क्लोराइड पर सोडियम वेपर पास करा दिए। अगले लेक्चर में बताएंगे कि एक मतलब अभी धातु इसलिए अधिक हो गया था कि जो अधातु है ये निकल गया था उसमें से, तो धातु अपने आप बढ़ गया। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि धातु कहीं से आ जाता है इसमें, समझ गए। तो
आज आज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा सा बच गया है आपको, चूंकि टाइम हो चुका है, थोड़ा सा बच गया है आपको क्या बोलते हैं ये दोष में, है ना। तो ये जो दोष हैं ठोस के, जो अपूर्णताएं हैं, इसको हम अगले क्लास में 2-4 लाइन बचा है उसको क्लियर करते हुए, और उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। एक लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, यानी 5 लेक्चर में ठोस अवस्था खत्म हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, अगर अच्छे से इसको देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में बचने वाला नहीं है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, कि कोई भी हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है? क्या समझने में आपको ये सुविधा दे रहा है? अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, तभी आपके लिए बहुत बेहतरीन काम हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।